नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी। फाइनल लिस्ट में करीब 3 करोड़ 11 लाख लोग शामिल। 19,06,657 लोगों के नाम नहीं। असम सरकार ने कहा, लिस्ट में छूटे लोगों को शामिल कराने के लिए मुहैया कराएंगे कानूनी मदद। तय समय सीमा के अंदर फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने करनी होगी अपील। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 21वीं सदी को बताया एशियाई देशों की सदी। हैदराबाद में डेक्कन डायलॉग में कहा, दुनिया में शांति, सुरक्षा और विकास में भारत की अहम भूमिका। वैश्विक राजनीतिक, वित्तीय और व्यावसायिक संस्थानों में सुधार पर दिया जोर। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इंटरपोल करेगा भारत की पूरी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात में बोले, इंटरपोल के महासचिव जोगेन स्टॉक। भारत ने 2022 में इंटरपोल की आम सभा की बैठक दिल्ली में आयोजित करने का रखा प्रस्ताव। चुनाव आयोग 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में चलाएगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम। हर परिवार को मिलेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। आयोग की वेबसाइट और ऐप के जरिए परिवार का सदस्य कर सकता है सत्यापन। और 1 सितंबर से सड़क पर सावधान, यातायात उल्लंघन पर जुर्माने के नए नियम होंगे लागू। नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी तो जाना पड़ सकता है जेल। ट्रैफिक के अलावा बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कुछ नियमों में भी कल से होगा बदलाव। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एनआरसी से जुड़ी हुई। असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची आज जारी कर दी गई है। सूची में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों के नाम शामिल हैं। 19,06,000 लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। लोग वेबसाइट www.nrcassam.nic.in में अपने नाम देख सकते हैं। एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के पास अब विदेशी न्यायाधिकरण और कोर्ट में अपील का मौका है। असम सरकार ने कहा है कि सभी कानूनी विकल्पों तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। असम के एनआरसी सेवा केंद्रों के बाहर लोगों की ये कतारें एनआरसी की अंतिम सूची देखने के लिए हैं। लोग सूची में अपना नाम शामिल होने की तसल्ली करना चाहते हैं। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की फाइनल लिस्ट शनिवार को जारी कर दी गई। 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों को एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जगह मिली है। वहीं 19,06,000 से ज्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। लिस्ट में नाम नहीं होने से कुछ लोग परेशान हैं। हमारा सारा नाम आया, लेकिन हाँ एक ही नहीं है। 7 आदमी को एक नहीं है। 6 आदमी अप्लाई करना है तो करने होगा। मेरा लड़की का आ गया था। हम लोग दो मेरा औरत का और मेरा नहीं आया था। अभी मेरा भी आया, उसका भी आया। नेक्स्ट हम तो अपील करने पड़ेगा ना, किस लिए नहीं आया, क्या कारण है, उसको तो हम तो जानने पड़ेगा ना। क्योंकि मेरा बड़ा लड़का का नाम आया, छोटा लड़का का नाम नहीं आया। किसी भी तरह की अफरा तफरी को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत असम के कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने एनआरसी सूची पर सवाल उठाया है और दोबारा वेरिफिकेशन करवाए जाने की मांग की है। Numbers should have been little more because we had clear evidences of legacy data manipulation. We thought that those will be taken into cognizance and re-verification will be ordered. But somehow that re-verification did not take place. So that is why I think the number which has come out a bit conservative. Number should have been more. Some government has an inherent power to pursue anybody if government feels that he is a foreigner. So that ongoing exercise will continue.
हम लोग हर टाइम बोल रहा है, कोई भी इंडियन सिटीजन का नाम किसी हालत से छूटना नहीं चाहिए और उस हिसाब से कोई भी विदेशी का नाम भी यहाँ में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। Whole machinery was as per direction of the Supreme Court. They conducted it. If they are not able to achieve the goal, then they are responsible completely. It is a issue of the Assam and the Assamese people. I personally think, and our party think, nobody can politics on the issue because it is a long pending. It is the last 40 years issue. असम सरकार ने साफ किया कि जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण में 120 दिन के भीतर अपील का मौका मिलेगा। इसके लिए राज्य में 400 विदेशी न्यायाधिकरणों की स्थापना भी की गई है। विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर लोग कोर्ट जा सकते हैं। राज्य सरकार जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करेगी। असम सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सभी कानूनी विकल्पों तक सरकार उन लोगों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी जिनका इसमें नाम नहीं है। Whoever name will be excluded, they will get ample opportunity to appeal in the FT court. And the earlier time period was 60 days, but it has been extended for the convenience of the people for 120 days. So as long as appeal is there, no one will be treated as foreigners, because to declare a person foreigners is only the authority of the FT. So in this regard, no one has to panic. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भारतीय नागरिकता को वेरीफाई करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। इसका मकसद विदेशी घुसपैठियों की पहचान करना है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने का आदेश दिया था। 2015 में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 2017 में पहली सूची में 1.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए। असम सरकार ने जुलाई 2018 में एनआरसी का दूसरा ड्राफ्ट जारी किया था। तब 40 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर रखा गया। फाइनल लिस्ट में ये आंकड़ा घटकर 19 लाख तक आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इंटरपोल ने भारत को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे इंटरपोल के महासचिव जोगन स्टॉक ने आतंकवाद के खात्मे के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए इस मुहिम में पूरी तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया। जुर्गन स्टॉक ने कहा कि इंटरपोल आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराधों से निपटने पर विशेष ध्यान दे रहा है। वहीं अमित शाह ने 2022 में दिल्ली में इंटरपोल महासभा की मेजबानी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि 2022 में भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। अमित शाह ने उसी साल दिल्ली में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की पेशकश की। उन्होंने इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी का क्षेत्रीय केंद्र बनने की भारत की इच्छा भी जताई है और सभी प्रकार की सहायता और आधारभूत संरचना मुहैया कराने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र के धुले में एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने से करीब 13 लोगों की मौत हो गई और 58 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि इसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के कारण कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धुले में हुए हादसे पर अपनी संवेदना जताई है। अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है और राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। गृह मंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 1 सितंबर यानी कल से देश में कई बड़े बदलाव होने हैं जिनका सीधा असर आपसे और आपकी जेब से है। ये बदलाव आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर काफ़ी असर डालेंगे। इनमें से प्रमुख होंगे, एक नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा। इसके तहत
ट्रैफिक नियमों पर भारी भरकम जुर्माना अब वसूला जाएगा। ये मौजूदा जुर्माने से 10 गुना ज्यादा होगा। एक साल में एक बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि निकालने में अब 2% TDS लगेगा। तो जो नए बदलाव हैं उसका क्या असर पड़ेगा वो हम आपको बता रहे हैं। अब तक 50,000 रुपए से ऊपर के लेन देन पर आपके बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता था। 1 सितंबर से इसमें भी बदलाव होगा। टैक्स रिटर्न की जांच के लिए आपके बैंक से कम धनराशि वाले लेन देन के बारे में भी जानकारी मांगी जा सकती है। और जिन लोगों ने अभी तक आधार नंबर को पैन से लिंक नहीं करवाया है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा। और क्या असर होंगे? घर खरीदने पर ज्यादा TDS देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप क्लब मेंबरशिप और कार पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए किए गए पेमेंट को प्रॉपर्टी के दाम से जोड़कर टैक्स कटौती की मांग नहीं कर सकते। और घर की मरम्मत कराने के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो आपको 5% TDS देना होगा। नए नियम के मुताबिक अब इंडियन रेलवे के टिकट बुकिंग पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर अब सर्विस चार्ज भी देना होगा। इसके अलावा अगर लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर मिलने वाला फंड टैक्सेबल है तो कुल इनकम से 5% TDS अब कटेगा। तो 1 सितंबर से पूरे देश में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। इसके तमाम पहलुओं पर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक जॉइंट CP NS बुंदेला ने बातचीत की हमारे संवाददाता भरत सिंह दिवाकर से। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 संसद से पारित होकर कानून बन चुका है जो 1 सितंबर 2019 से लागू हो जाएगा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट CP ट्रैफिक NS बुंदेला जी। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये एक्ट 1 तारीख से लागू हो रहा है 1 सितंबर से, तो इसके लिए पुलिस की तरफ से तैयारियाँ क्या की गई? 1 सितंबर 2019 से ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा। हमने ऑलरेडी अपने पुलिस ऑफिसर्स जितने भी ट्रैफिक में हैं उनको ब्रीफ कर दिया है, सेंसिटाइज कर दिया है। आज भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर और DCP ऑफिसर्स जो फील्ड में हैं वो अभी अपने सभी टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और दोबारा ब्रीफ कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है कि ये एक्ट 1 तारीख से लागू होने वाला है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए पब्लिक में दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से क्या मैसेज है? आपके थ्रू मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि अब 1 सितंबर से रिवाइज्ड हो रहा है पेनल्टी, बेसिकली जो पब्लिक को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ कॉमन वायलेशंस हैं और सीरियस वायलेशन है उसमें पेनल्टी अमाउंट काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, सीट बेल्ट नहीं पहनना अब 1,000 रुपये से महंगा पड़ेगा। रेड लाइट जंप करने पर 1,000 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना है। ड्रंकन ड्राइविंग करने पर 2,000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना है। हेलमेट नहीं पहनने से 500 रुपये का अब जुर्माना हो गया जो पहले 100 रुपये का था, और सेकंड वायलेशन पे 1,500 का जुर्माना है। डेंजरस ड्राइविंग करने पर 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना है। मोबाइल फ़ोन, अगर आप ड्राइविंग के समय मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके लिए महंगा होगा, क्योंकि अब ये जुर्माना 1,000 से 5,000 तक का कर दिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक में फंसने से एम्बुलेंस फंसी रह जाती है और कई बार मृत्यु तक हो चुकी है मरीजों की, तो उसके लिए इस बिल में क्या प्रावधान किया गया? तो इमरजेंसी व्हीकल को अगर हम रास्ता नहीं देते हैं, कोई रास्ता नहीं देता है, तो उसमें नया प्रावधान किया गया है जिसमें 10,000 का जुर्माना किया जा सकता है। सर, जनता की एक हमेशा कहें कि परेशानी बनी रहती है, शिकायत भी रहती है कि सरकारी अधिकारियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है ट्रैफिक रूल्स को लेकर। सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं जबकि चालान उनका होना चाहिए नहीं होता, तो इसके लिए प्रावधान किया गया है। ये अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट इसके लिए अब इस रिवाइज्ड एक्ट में इसमें इन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल पुलिस या अदर गवर्नमेंट एजेंसी जिसको मोटर व्हीकल एक्ट में इन्फोर्समेंट का पावर दिया गया है, अगर वो वायलेशन करते हैं किसी भी रूल या एक्ट का, तो उनको उन पर डबल पेनल्टी का प्रावधान है। राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ट्रैफिक के जॉइंट CP NS बुंदेला, जिन्होंने साफ बता दिया कि अगर
आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो आपकी जेब हल्की होना तय है। कैमरामैन MS सुरेश के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। अगर आपकी गाड़ी में फास्ट टैग डिवाइस नहीं लगा है तो आप जल्द ही इसे लगवा लें। सरकार इस साल 1 दिसंबर से फास्ट टैग को अनिवार्य करने जा रही है। दिसंबर से टोल प्लाजा के सभी लेन फास्ट टैग लेन घोषित कर दिए जाएंगे। अगर आपको किसी टोल से गुजरना है तो आपकी गाड़ी में फास्ट टैग लगा होना चाहिए। ये है दिल्ली फरीदाबाद का टोल प्लाजा, जहां फास्टैग लेन से गाड़ियों का काफिला बिना रुके बड़ी आसानी के साथ गुजर रहा है। गाड़ियां अपनी रफ्तार से आती हैं और बिना रुके अपने टोल टैक्स का भुगतान करती हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाती हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है फास्टैग की वजह से। वाहन चालकों का मानना है कि फास्टैग टेक्नोलॉजी से समय तो बचता ही है, साथ ही कैश की झंझट और लंबी लाइनों से भी छुटकारा मिल जाता है। फास्टैग बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ा हैज़ल फ्री, जो जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बाई रोड, तो हमें स्लिप नहीं संभालनी पड़ती, चेंज नहीं रखना पड़ता बहुत ज़्यादा अपने साथ, क्योंकि हर टोल पे अलग अलग अमाउंट आपको देना है, तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज अपने पास नहीं रखना पड़ता है और आप अपना ट्रैक भी रख सकते हैं। टैग के बहुत फ़ायदे हैं और ये बहुत बढ़िया किया इन्होंने कि हर जगह टैग से आप चले जाते हैं, बार बार चेंज देने की प्रॉब्लम नहीं होती। ये सहूलियत सिर्फ दिल्ली फरीदाबाद टोल प्लाजा पर ही नहीं, बल्कि देश के 500 से ज़्यादा टोल प्लाजा पर मुहैया कराई गई है। ज़्यादातर गाड़ियों में जिन पर फास्टैग नहीं होता, वो भी समय बचाने के लिए फास्टैग लेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे फास्टैग वाहनों को बहुत ही परेशानी होती है। फास्टैग की लाइन में और जो जिन लोगों के पास टैग नहीं लगे हैं वो लाइन में घुस जाते हैं, वो इंटरप्ट करते हैं, तो उस फास्टैग लाइन का कोई मतलब रह नहीं जाता फिर। फास्टैग दरअसल गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगाया जाने वाला एक डिवाइस है। यह डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID से संचालित होता है। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, वहां लगा सेंसर फास्टैग के संपर्क में आ जाता है और फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा का निर्धारित शुल्क कट जाता है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां जा रही हैं ये फास्टैग की गाड़ियां हैं और इनको बिना रुके यहाँ से जाने की अनुमति मिलेगी। आप देखिए ये इनोवा किस तरीके से गई, इनको ना रुकना पड़ा, ना किसी तरह से इनका समय ज़ाया हुआ, ना डीजल जो है इनका खर्च हुआ, ना पेट्रोल खर्च हुआ। तो सरकार का जो ये पहल है, दरअसल 1 दिसंबर से पूरे देश में ये अनिवार्य कर दिया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर टैक्स देने के कारण लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन और खुले पैसे की समस्या को हल करने के लिए फास्टैग सिस्टम को शुरू किया है। अब तक 58 लाख फास्टैग दिए जा चुके हैं। इस साल 1 दिसंबर से फास्टैग सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्शन दिया है कि 1 दिसंबर से मैंडेटरी फास्टैग कर देंगे। इसका कारण ये है कि जो अभी लोग फास्टैग यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लोगों के पास फास्टैग नहीं है, तो जब हम टोल प्लाजा पे अभी देखते हैं जिनके पास फास्टैग है उनको तो काफ़ी इससे सहूलत है, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। पर काफ़ी लोग जो जिनके पास फास्टैग नहीं, उस वजह से ही वहाँ पे रश होता है कि कंजेशन ज़्यादा बढ़ता है। फास्टैग पर लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सभी गाड़ियों को फास्टैग से जोड़ दिया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन खत्म हो जाएगी। नई गाड़ियों की बिक्री में पहले से ही फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। सितंबर के पहले हफ्ते से NHAI फास्टैग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाने जा रहा है। एक हम फास्टैग अपने एक कम्युनिकेशन कैंपेन हम एक चलाने जा रहे हैं जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से शुरू हो जाएगा। हमने रेडियो और टीवी, रेडियो के माध्यम से अभी पिछले महीने से चलाया है, बट वी आर ऑल्सो ये हम कम्युनिकेशन प्लान हर हाईवे पे, जहाँ जहाँ भी आप हाईवे पे एंटर करेंगे वहाँ पे आपके पास फास्टैग है, 15 किलोमीटर दूर फास्टैग टोल प्लाजा आ रहा है तो आपने फास्टैग लिया है। ये एक तो हाईवे पे इसकी पब्लिसिटी हमने प्लान करी है। फास्टैग अकाउंट को अभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है। फास्टैग को और आसानी से रिचार्ज करने के लिए NHAI जल्द ही एक टैग लेकर बाजार में आ रहा है। वहीं इस डिवाइस को पार्किंग और पेट्रोल पंप से लिंक करने पर भी विचार किया जा रहा है। मोहम्मद फातेह, टीपू, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि 21वीं सदी एशियाई देशों की सदी है और दुनिया में शांति, सुरक्षा और विकास में भारत की अहम भूमिका है। रुकावटों के दौर में आर्थिक कूटनीति विषय पर हैदराबाद में आयोजित दूसरे डेक्कन डायलॉग के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी विभाजन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने दुनिया के राजनीतिक, वित्तीय और व्यावसायिक संस्थानों में सुधार पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में वर्ल्ड बैंक, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में बदलाव और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, उसकी मदद से भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के जरिए क्षेत्रीय संपर्क और सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र की समृद्धि और विकास सुनिश्चित हो सके। Irrespective of its failings and drawbacks, we must acknowledge that the process of globalization opened up a world of possibilities. For a young, dynamic and developing country like India, globalization puts the markets of the world within a reaching distance and combined with the process of economic liberalization undertaken by India, the job market that young Indians face today is fundamentally different from what it used to be a couple of decades ago. This became possible because we embraced the process of globalization and we have striven to make it work for us. India is the world's 6th largest economy, contributing over 15% of the global economic growth and is poised to contribute to the global economic strength for the next many decades. As we are aware, the 21st century is being hailed as the Asian century, and India has a key role to play in promoting peace, security and development in Asia and beyond. विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय शटलर PV सिंधु ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से आज हैदराबाद में मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस दौरान सिंधु को शानदार जीत पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। I'm extremely happy to receive Sindhu and her parents after her successful winning the first gold medal. I would like to congratulate her for this historic win, and she is a pride of our nation, and she's a great inspiration for the budding sportsmen and women across the country. चुनाव आयोग 1 सितंबर से पूरे देश में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। इसका मकसद क्राउड सोर्सिंग के जरिए मतदाता सूची को अपडेट करना है। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में परिवार के सदस्य को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए वो वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी, अर्ध सरकारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र पेश कर सकेंगे। इसके तहत आयोग की वेबसाइट में ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ हर घर तक BLO वेरिफिकेशन और नए नाम जोड़ने के लिए पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के 575 परिवारों में आज का दिन बेहद खास रहा। इन परिवारों से 575 बेटे पासिंग आउट परेड के दौरान लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में 575 नए रंग रूटों ने आज देश की एकता और अखंडता के लिए सब कुछ न्योछावर करने की शपथ ली। घाटी के युवाओं के लिए ये सेना में भर्ती हुए ये बेटे नजीर बन गए हैं।
जितनी मैं वैकेंसी रिलीज़ करता हूं उससे हर बार 20-25% ये फालतू मांगते हैं। और अभी तो बहुत ऊंचे दर्जे पे मैं शुक्रवार को ही एक मीटिंग अटेंड करके आया हूं मंत्रालय में, जहां पर वो और बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर। तो जितनी अभी तक दी है तकरीबन समझ लीजिए आप 30% तो उसमें और इजाफा होगा, चाहे वो वैली की हो चाहे ले की हो, कुल मिला करके। तो मोटिवेशन में तो कमी नहीं है यहाँ के यूथ में, सब भर्ती होना चाहते हैं। और जैसा जितने भी मैंने माता पिताओं से, भाई बहनों से अभी थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन की है, सब खुशी से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोजी रोटी नहीं मिल रही तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कश्मीर की आवाम के साथ जुड़े रहने के लिए कि बहुत ही अच्छा जरिया है मैं समझता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। यहाँ पे आके मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत गर्व फील हो रहा है। और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसके बाद हमारा मेंटली फिजिकल बनाते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं हमें आगे के लिए। दक्षिण एशियाई देशों के संसद के अध्यक्षों का चौथा शिखर सम्मेलन मालदीव में कल से शुरू हो रहा है। इसमें शिरकत करने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मालदीव दौरे पर हैं। माले हवाई अड्डे पर मालदीव मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, उपाध्यक्ष ईवा अब्दुल्लाह समेत मालदीव के वरिष्ठ राजनेताओं ने उनका स्वागत किया। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव भी इस दौरे में उनके साथ हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के संसदों के अध्यक्ष दक्षिण एशियाई अध्यक्ष मंच में शामिल हैं। सम्मेलन में 3 सत्रों के दौरान युवाओं के लिए रोजगार, मातृ शिशु के लिए पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा हासिल करना और पर्यावरण परिवर्तन संबंधी वैश्विक एजेंडे पर चर्चा होगी। आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व है। इस मौके पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब हमें सद्भावना, करुणा और भाईचारे का संदेश देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश सभी का मार्गदर्शन करता रहेगा और राष्ट्र की बेहतर सेवा करने की ताकत प्रदान करेगा। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि मोदी सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर काम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।